यूपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति का परिचय पढ़ेंगे, यानी कि संख्या पद्धति के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपके अध्याय 1 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रश्नावलियों के प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी होगी। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे यूपी बोर्ड क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूपी बोर्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी को भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से संख्या पद्धति के कंसेप्ट को समझेंगे। तो अध्याय 1 में क्या है, आपका सबसे पहला भाग है संख्या का। तो हम संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उनको समझेंगे और वो भी उदाहरण के माध्यम से। ठीक है। फिर हम संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं उनको देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। फिर हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे और अंत में हम घातांक के नियमों को पढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्याओं से, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो बच्चों, सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्याओं को हम जानते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। जैसे कि हम मान लें -3, -2, -1, -1/3, 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, जितनी भी संख्याओं को आप जानते हैं, ठीक है, और जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वे सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। उदाहरण और ले लेते हैं हम, -6, 0, 4, -7/9, 1/3, √2, √7, ये सभी जो है हमारे वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार होता है अपरिमेय संख्या। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में भी और अपरिमेय संख्या के बारे में भी, कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो किसी भी संख्या को अगर हम p बटे q के रूप में लिख दें, जहां पर p और q जो है पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे वीडियो में आगे। उदाहरण ले लेते हैं कुछ, जैसे कि 2/7, 1/3, -25/1, 8/4, 25/38 और 6/6। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है हमारे परिमेय संख्याओं का, ठीक है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि संख्या s को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है। तो देखो, किसी संख्या को अगर हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी, और p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और p और q पूर्णांक होंगे, ये दोनों के लिए वैलिड है। उदाहरण देख लेते हैं, √2, √5, पाई, ठीक है, इन सबको जो है हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। आप कहेंगे पाई को तो लिख सकते हैं 22/7, परंतु बच्चों हमेशा के लिए याद रखिए, पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो आज तक किसी को नहीं पता है। तो जो हम 22/7 लिखते हैं वो भी लगभग मान होता है पाई का। ठीक है, तो पाई का मान जो है 22/7 करेक्ट मान नहीं है, सही मान नहीं है, ये लगभग मान है। इसलिए पाई को 22/7 नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो इसलिए पाई को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा के लिए याद कर लीजिए, पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार का मतलब होता है दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो, तो दशमलव प्रसार जो होता है अपरिमेय संख्याओं का, वो अन्वसानी अनावर्ती होता है। अन्वसानी का मतलब होता है जो कभी भी रुकेगा नहीं, खत्म नहीं होगा कभी भी, और अनावर्ती का मतलब होता है कि वो अपने आप को दोहराएगा नहीं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है, वो संख्या अवश्य रूप से अपरिमेय संख्या ही होती है। कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2 को अगर हम हल करेंगे दशमलव के बाद, तो आता है हमारा 1.4142 ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कभी खत्म नहीं होगा और कभी भी ये अपने आप को दोहराएगा नहीं। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अनुवसानी अनावर्ती। और कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अनुवसानी अनावर्ती है तो वो संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 5 भी ऐसा ही है, 2.236 डॉट 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 डॉट। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी अपने आप को दोहराएगा नहीं। इसलिए अंडर रूट 5 भी जो है इसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है और ये अपरिमेय संख्या है। पाई का भी जो दशमलव प्रसार है वो है 3.1415 डॉट 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 डॉट। तो दशमलव के बाद ये भी कभी खत्म नहीं होता है, ना ही कभी अपने आप को दोहराता है। इसलिए पाई का भी दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है और पाई भी एक क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं में इतना ही था। अब हम परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण कर लेते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है पूर्णांक, दूसरा प्रकार है शांत और तीसरा प्रकार है अन्वसानी आवर्ती। तो हम तीनों की परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं उदाहरण के साथ साथ। परिमेय संख्या का पहला प्रकार है पूर्णांक। तो पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक मिलेगा। पूर्ण का मतलब होता है हिंदी में पूरा, यानी कि पूरा अंक। ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब हो गया पूरा अंक। तो जो अंक पूरा है वो कहलाएगा हमारा पूर्णांक। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी अंक, ऐसा अंक या ऐसी संख्या जिसका दशमलव के बाद शून्य आता हो, वो संख्या पूर्णांक कहलाती है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इन सभी के देखिए दशमलव के बाद क्या आ रहा है, इन सब में शून्य आ रहा है, केवल जीरो आ रहा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर शून्य आए तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि वो पूरे अंक हैं, उनमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक जहां दशमलव के बाद कुछ ना आता हो। परिमेय संख्या का दूसरा प्रकार था हमारा शांत दशमलव। ठीक है, तो शांत क्या होता है समझ लेते हैं। कोई भी संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो संख्या p बटा q कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जो है कुछ अंक आते हैं, उसके बाद अंक आना बंद हो जाते हैं। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे कि 9/4। 9 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2.25। अब 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा ना, यानी कि दशमलव प्रसार का अंत हो गया। ठीक है, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 25/8। तो 25 में 8 का भाग देंगे तो मिलेगा 3.125। अब इसमें भी 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसके दशमलव प्रसार का अंत हो गया 5 के बाद। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या का प्रकार है। और क्या नाम है इसका? शांत दशमलव। परिमेय संख्या का जो तीसरा प्रकार है वो है अन्वसानी आवर्ती। अभी हमने परिमेय संख्या के लिए पढ़ा था अन्वसानी अनावर्ती, तो ये उसका उल्टा है, अन्वसानी आवर्ती। अन्वसानी का मतलब हमने पढ़ा था कि जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कभी दशमलव प्रसार खत्म नहीं होगा, परंतु ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब कि अपने आप को दोहराता है। तो समझ लेते हैं इसको। संख्या p बटा q कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी तो रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार अन्वसानी आवर्ती है। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे कि 1/3 है। 1 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.33333 और ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अन्वसानी। परंतु देखिए 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है 3 की।
ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो है आवर्ती है, तो ये हो गया अनुसानी आवर्ती। और जिस चीज की पुनरावृत्ति होती है उसको हम बार से लिखते हैं, तो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 के ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा 0.3 का बार। उसी प्रकार अगर हम बात करें 1/7 की, तो 1 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलता है 0.142857, फिर 142857, फिर 142857। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो है दशमलव प्रसार तो निरंतर जारी है, इसका मतलब ये अनवसानी है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा। परंतु 1 2 4 8 5 7 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम लिख सकते हैं 0.142857 और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये आवर्ती है। तो ये हो गया अनुसानी आवर्ती। अनुसानी क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार निरंतर जारी है। आवर्ती क्यों? क्योंकि कुछ अंक जो है अपने आप को दोहरा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी अनुसानी आवर्ती, जो उनका दशमलव प्रसार कहलाता है, और इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे यूपी बोर्ड क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूपी बोर्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी को भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, और जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। तो परिमेय संख्या में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या फिर वो पूर्ण संख्या होगी। तो दोनों को समझ लेते हैं हम कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक जो होते हैं वो पूरे अंक होते हैं जिसमें दशमलव के बाद सिर्फ शून्य आता है। तो ये सब होता है हमारा पूर्णांक। ऐसे अंक जिनमें दशमलव के बाद सिर्फ शून्य आता है वो होते हैं पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? जो पूर्णांक जो है ऋणात्मक है यानी कि निगेटिव है, वो सब होंगे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, ये सब क्या है, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। क्योंकि ये पूर्णांक तो है ही, परंतु ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो जो भी पूर्णांक ऋणात्मक होगा वो कहलाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो भी पूर्णांक नेगेटिव होगा वो कहलाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो पूर्णांक होता है उस पूर्णांक में से अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को हटा दें तो जो बचेगा वो पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्णांक में से ऋणात्मक संख्या को हटाने पे हमें मिलता है धनात्मक पूर्णांक और शून्य। तो शून्य और धनात्मक पूर्णांक ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे पूर्ण संख्या। उदाहरण समझ लें, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, हमारे पूर्ण संख्या के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार? या तो पूर्ण संख्या शून्य होगी या जो है वो प्राकृत संख्या होगी, जिसे हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। शून्य का मतलब शून्य यानी कि जीरो। जो संख्या जीरो है वो शून्य कहलाती है हमारी। अब हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर्स की, जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम में ही नहीं थे, ऐसे पूर्णांक जो कि धनात्मक है धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और इनका दूसरा नाम क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे आप लोगों के भी 2 नाम होते हैं ना, एक घर का होगा और एक स्कूल का होगा। जैसे किसी का घर का नाम होता है टिल्लू, ठीक है, और स्कूल का नाम कुछ और होता है। इसी प्रकार प्राकृत संख्या एक नाम है और उसका दूसरा नाम है धनात्मक पूर्णांक। तो उदाहरण समझ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण है, अर्थात प्राकृत संख्याओं के उदाहरण है। जल्दी से पूरे का रिवीजन कर लेते हैं हम। तो हमने वास्तविक संख्याओं को देखा था, 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती थी? अनुवसानी, अनावर्ती। और परिमेय संख्या जो है वो 3 प्रकार की होती है, या तो वो पूर्णांक होंगी या शांत होंगी या अनुसानी आवर्ती होंगी। पूर्णांक 2 प्रकार के होंगे, या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या 2 प्रकार की होगी, या तो वो शून्य होगी या प्राकृत संख्या या फिर धनात्मक पूर्णांक होगी।
बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे यूपी बोर्ड क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूपी बोर्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी को भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। हमने वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर लिया है। अब हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं देखेंगे। संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशन करके देखेंगे कि कैसे जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो क्या होता है, या दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें तब क्या होता है, या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तब क्या होता है। तो इन सब ऑपरेशंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तब हमें क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जब भी कोई ऑपरेशन हम करेंगे दो परिमेय संख्याओं पर, जब दोनों संख्या परिमेय संख्या हो, या तो हम उन्हें जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जैसे कि अगर दो परिमेय संख्या है P1 और P2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगी संख्या वो P3, वो भी परिमेय संख्या होगी। उदाहरण समझ लीजिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेंगे। तो 4 और 5 भी परिमेय संख्या है और 9 भी परिमेय संख्या है। अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएं, जैसे कि P1 में से P2 को घटाया, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं P1 P2, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी P3, वो एक परिमेय संख्या होगी। उदाहरण से समझ लेते हैं, 8 और 5 परिमेय संख्या है, 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या P1 को गुणा करेंगे दूसरी परिमेय संख्या P2 से, तो जो हमें प्राप्त होगा गुणनफल P3, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। उदाहरण से समझ लेते हैं, दो एक परिमेय संख्या है जिसका गुणा किया हमने एक 6 एक परिमेय संख्या से, तो हमें 12 प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार एक परिमेय संख्या P1 में अगर हम भाग देंगे दूसरी परिमेय संख्या P2 से, तो हमें एक परिमेय संख्या P3 ही प्राप्त होगी। उदाहरण से समझ लेते हैं, 12 एक परिमेय संख्या है, उसमें परिमेय संख्या 3 का भाग दिया तो हमें मिला 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं, ऑपरेशन करेंगे हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को। तो एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना एक अपरिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं संक्षेप में, कि जब भी एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी तो उस पर कुछ भी कर लेंगे हम, हमारा उत्तर अपरिमेय संख्या ही होगा। जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो देख लेते हैं इसको, एक परिमेय संख्या P1 को जोड़ेंगे एक अपरिमेय संख्या A1 से, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी हमें वो अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार एक संख्या परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या अपरिमेय से परिमेय को घटाएंगे, मतलब कि दोनों में से एक संख्या परिमेय है एक अपरिमेय है, तो जो उत्तर मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगा। एक परिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणनफल करेंगे, तो जब गुणा करेंगे दो संख्याओं का जिसमें से एक परिमेय संख्या है दूसरी अपरिमेय संख्या है, तो उनका गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग दें या एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का भाग दें, ठीक है, दोनों संख्याओं में से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो भाग देने पर हमें उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो संक्षेप में आप याद रखिएगा कि जब भी एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, इनका ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं हम वास्तविक संख्याओं पर तीसरे और अंतिम ऑपरेशन की, जहां पर हमारी दोनों संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। तो यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो एक अपरिमेय संख्या पे दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो जो उत्तर होगा या तो अपरिमेय होगा या परिमेय होगा। उसी प्रकार एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो उत्तर जो होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो उत्तर जो होगा गुणनफल, वो या तो अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो उत्तर जो होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। तो बच्चों तीनों ऑपरेशंस को हम संक्षेप में यहाँ देख लेते हैं कि जब दोनों संख्या परिमेय संख्या है तो उत्तर हमेशा परिमेय संख्या होता है। जब एक संख्या परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है
तो उत्तर हमेशा अपरिमेय होता है। और जब दोनों संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं तो उत्तर परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अब हम कुछ फॉर्मूलेस को देखेंगे, कुछ सर्वसमीकाओं को देखेंगे जिनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के हैं, ना केवल आपको अध्याय 1 में काम आएंगे बल्कि अन्य अध्यायों में भी काम आएंगे और आगे की कक्षाओं में भी काम आएंगे। तो रिवीजन कर लेते हैं एक तरह से उन फॉर्मूलोस का हम। तो पहला सूत्र है हमारा x धन y गुणा x माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा सूत्र है अंडर रूट के अंदर अगर दो संख्याएं a गुणा b तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b। तीसरा सूत्र है हमारा अगर जो है अंडर रूट के अंदर a बटा b दो संख्याएं हैं तो उसे हम लिख सकते हैं ऊपर अंडर रूट a बटे नीचे अंडर रूट b। फिर है अंडर रूट a धन अंडर रूट b कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, ये होता है हमारा a माइनस b। अगला सूत्र है हमारा बच्चों अगर a धन अंडर रूट b है एक कोष्टक में और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस अंडर रूट b, तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b। अगला सूत्र है हमारा एक कोष्टक में अंडर रूट a धन अंडर रूट b, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट c धन अंडर रूट d, तो ये होगा अंडर रूट ac धन अंडर रूट ad धन अंडर रूट bc धन अंडर रूट bd। आसान है, सबका आपस में गुणा कर दीजिए तो यही मिलेगा आपको। फिर अगर है अंडर रूट a धन अंडर रूट b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a धन 2 गुणा अंडर रूट ab धन b। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो कोई भी संख्या है अगर वो a बटा h यानी कि ऊपर वाला जो होता है बटे में वो होता है अंश होता है हमारा, और जो बटे के नीचे होता है वो होता है हमारा हर। तो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है कोई भी संख्या, तो उसमें हमें बटे के नीचे जो होता है हर उसका परिमेयकरण करना होता है कभी कभी। तो मान लीजिए कि बटे में लिखा है हमारा a धन b, तो बटे में जो a धन b है उसके वो जो हर है उसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं a माइनस बी बटे a माइनस बी, इससे गुणा कर देते हैं। अब देखिए a माइनस बी बटा a माइनस बी होता है एक, तो एक से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी हर में अगर a धन b है तो उसका हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें a माइनस बी बटे a माइनस बी से गुणा करना होता है। अब हम आ गए हैं परिचय के अंतिम चरण में। तो अंतिम चरण में अध्याय 1 के क्या है हमारा घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होगा, जो घातांक है उस पर आधारित कुछ नियम हैं। तो जैसे कि a की घात m गुणा a की घात n है, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये किसके बराबर होगा, a की घात m धन n के। अगर a की घात m और उस पूरे की घात n है तो ये होगा a की घात m गुणा n। अगर a की घात m बटे a की घात n है तो आधार समान है तो भाग में जो है घातें घट जाएंगी, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। अब अगर है हमारा a की घात m गुणा b की घात m, ठीक है, तो यहाँ पे घातें समान है लेकिन आधार समान नहीं है, तो ये होगा हमारा a गुणा b पूरे की घात m। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो, जीरो हो, तो उसका मान होता है एक। तो a की घात शून्य बराबर होता है एक। अगर एक बटा a की घात n है तो ये होगा a की घात माइनस n। अगर अंडर रूट के अंदर a है और बाहर जो है घात n है तो ये होता है a की घात एक बटा n। अगर a की घात m बटा n है तो इसको हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर a, इसके बाहर घात n और इस पूरे की घात m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर a की घात m और बाहर जो है घात आ जाती है हमारी n। तो बच्चों अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में इतना ही था। अब आप अध्याय 1 की सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करेंगे और वो प्रश्नों को हल करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों अध्याय 1 की सभी प्रश्नावलियों के वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 की सभी प्रश्नावलियों के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आप सभी प्रश्नावलियों के वीडियोस को अवश्य देखें जिससे आपके अध्याय 1 जो है पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो। और बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।